पुलिस आईओ ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, उचित डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर नहीं ले रहे हैं, निष्पक्ष गवाहों को एग्जामिन नहीं कर रहे हैं और जानबूझकर एक ऐसा केस तैयार कर रहे हैं जिसके द्वारा एक झूठा आरोप पत्र या झूठी चार्जशीट तैयार हो जाती हो। ऐसी शिकायत आप में से बहुत से लोगों को रहती है। यदि पुलिस सरेआम ऐसा कुछ करे जिसमें पक्षपात झलकता हो तो आरोपी का फॉल्स इम्प्लीकेशन का भय बहुत बढ़ जाता है। तो आज हम यह देखते हैं कि पक्षपातपूर्ण इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए और आपके पास कानूनी रूप से क्या विकल्प उपलब्ध होते हैं। उससे पहले हम लोग यह अध्ययन करना चाहेंगे और ये उचित भी रहेगा ऐसा करना कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता ही क्यों है जिससे आपके मन में, आरोपी के मन में एक भय पैदा होता हो। तो इसके कारण है, पहला कारण है कि पुलिस की रचना ही इस प्रकार की गई है कि वह अपराध के खिलाफ काम करती है। सिद्धांततः वह अपराधी को न्यूट्रलाइज करना चाहती है और ध्यान रखने की बात है कि आपके खिलाफ एक बहुत गंभीर अपराध रेप की शिकायत आई हुई है जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। जांच से पहले जांच अधिकारी को, आईओ को यह कैसे पता चल सकता है कि वह शिकायत झूठी है या सच्ची शिकायत है। दूसरा कारण यह है कि जिस पर आरोप होता है, जो आरोपी है, उसके पास सबसे पहला यही कथन होता है कि वह निर्दोष है। दिन दहाड़े होने वाले अपराधों के अपराधी भी यह कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। 1990 में सीलमपुर दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में एक शिकायत के अनुसार वहां के नामी बदमाश ने पार्क के बीचों बीच ईंट से सिर पर अनेक वार करके मृतक की हत्या की थी। फिर यह देखने के लिए कि मृतक जिंदा तो नहीं है, उसकी गर्दन के नीचे 2 ईंटें रखकर छाती और सिर पर पैर रखकर खड़ा हो गया था ताकि मृतक की रीढ़ टूट जाए। मुझे उसका केस डिफेंस के लिए मिला था। उसने सबसे पहले मुझे यही बताया कि पुलिस ने रंजिश के तहत उसे फंसाया था। जब मैं मौका निरीक्षण के लिए उस ब्रह्मपुरी के पार्क इलाके में पहुंचा तो बहुत लोगों से मिला तो मुझे सही हालात का पता चला और यह भी पता चला कि घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है। आप वाले मामले में भी यह कह देने मात्र से कोई पुलिस आईओ यह नहीं मान लेने वाला है कि आपके ऊपर झूठा आरोप लगा है। पुलिस आईओ इस आरोप के झूठा होने को तब तक नहीं मानेगा जब तक कि उसकी तफ्तीश में ऐसा कुछ उसके सामने नहीं आ जाता है, ऐसा कुछ उस केस के रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हो जाता है जिससे आरोप झूठा साबित होता हो। आपके ऊपर झूठे आरोप होने की बात को पुलिस आईओ द्वारा न मानने का एक तीसरा कारण भी है और वह यह है कि कानून में इस आरोप को बहुत गंभीरता से लिया गया है। सेक्शन 166A आईपीसी जैसा कानून है जो पुलिस आईओ के द्वारा जरा भी चूक करने पर उनके खिलाफ ही दंड का प्रावधान करता है। वे आपके लिए बिना मतलब का साहस दिखाकर दंड के भागी क्यों बनना चाहेंगे। यदि किसी प्रोसिक्यूटर्स ने पुलिस आईओ के खिलाफ शिकायत कर दी कि वह जानबूझकर आरोपी को बचा रहा है या जांच को थोड़ा ढीला कर रहा है तो उन लोगों को जो जांच रहे हैं, पुलिस के आईओ वगैरह हैं, उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। वे लोग अपनी सफाई देते हुए भागते फिरेंगे। आपके द्वारा जो झूठा आरोप होने की बात कही जाती है उस पर पुलिस की निष्क्रियता का एक चौथा कारण भी है और वह चौथा कारण है कोर्ट्स। वे कोर्ट्स जो पुलिस आईओ को यह तो नहीं बता पाएंगे कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन यह बताने की सुपरवाइजरी पावर्स जरूर होती है उन कोर्ट्स के पास कि जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई है वह कानूनी सही है या गलत है। और यदि सुपरवाइजरी कोर्ट्स को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन गलत है और जानबूझकर गलत की गई है तो वे उस आईओ के खिलाफ लिख सकते हैं। उससे जांच अधिकारी की, आईओ की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब शायद आप समझ सकते हैं कि कोई जांच अधिकारी आईओ आगे बढ़कर आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं। हालांकि अपवाद हर जगह होते हैं और महात्मा गांधी के अनुयायी अक्सर कई बड़े बड़े दावे करते देखे गए हैं। कानूनी रूप से आप अपनी बात कैसे कह सकते हैं यह विचारणीय विषय है और उसके लिए 3 स्तर कानून में आमतौर से अवेलेबल है। पहला है कि आप अपनी बात को पुलिस के सीनियर अधिकारी से कह सकते हैं। दूसरा स्तर है कि आप अपनी बात को 156(3) सीआरपीसी के तहत उस इलाके के मजिस्ट्रेट से कह सकते हैं जिस इलाके में आपके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। और तीसरी बात कि आप उस राज्य के हाई कोर्ट को सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत वहां पहुंच सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं और उचित दिशा निर्देश ले सकते हैं। हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पुलिस के सीनियर अधिकारी के सामने जब आप अपनी बात कहेंगे तो सेक्शन 36 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस के प्रत्येक सुपीरियर अधिकारी में एसएचओ की शक्तियां निहित होती हैं। यदि एसएचओ आईओ किसी कानूनी काम को किसी भी आधार पर करने से मना करे तो आप उसके सीनियर अधिकारियों जैसे एसीपी, डीसीपी, डीवाईएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, डीजी किसी से भी मिल सकते हैं या उन्हें लिख सकते हैं
और यदि वह अधिकारी चाहे तो सेक्शन 36 सीआरपीसी की शक्तियों के अधीन उस इन्वेस्टिगेशन को सही राह पर लगा सकते हैं या उसके लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। सेक्शन 154(3) सीआरपीसी में यही शक्ति विशिष्ट रूप से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को दी गई है तथा महानगरों में इस अधिकारी को डीसीपी कहा जाता है। तो जांच अधिकारी आईओ सही जांच करने से मना करता है तो उसे ये उच्च अधिकारी सही रास्ते पर ला सकते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख भूमिका डीसीपी या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की होती है। लेकिन उसके अलावा जितने भी सीनियर पुलिस अधिकारी हैं उन्हें सेक्शन 36 के तहत ये शक्तियां प्राप्त होती हैं कि वे आईओ द्वारा किए जा रहे गलत कार्य को सही कर सके और जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाने का निर्देश जारी कर सकें। लेकिन आमतौर से यही देखा जाता है कि ये लोग जो पुलिस के अधिकारी होते हैं वो छोटे हों या बड़े हों सबकी बातें नहीं सुनते हैं। आम फरियादी तो यही बताते हैं कि हमारी तो नहीं सुनी गई है। तो आम फरियादी के लिए कानून ने कोर्ट बनाई है। कोर्ट में आप दो रूपों में जा सकते हैं। पहला वहां की लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जा सकते हैं और दूसरा उस राज्य के हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए आपको सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत जाना होगा। हमने पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो 2007 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें यह होल्ड किया गया था कि सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के पास पुलिस द्वारा की जा रही इन्वेस्टिगेशन को जांचने की शक्तियां मौजूद रहती हैं। यदि इन्वेस्टिगेशन सही और कानूनी रूप से नहीं किया गया है तो वह पुलिस को कानून की मंशा के अनुसार काम करने के लिए निर्देशित कर सकता है। सेक्शन 156(3) के अंतर्गत प्राप्त इन शक्तियों के तहत वह मजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आदेश दे सकता है और ऐसा वह 173 सब सेक्शन 8 सीआरपीसी में दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद और उसके बावजूद भी कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास री इन्वेस्टिगेशन की और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की 156(3) के तहत बहुत सारी शक्तियां हैं। वह पुलिस द्वारा दी गई क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी केस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए खुलवा सकता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ठीक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। यह हमने आपके सामने सेक्शन 15 और सेक्शन 16 को सामने स्क्रीन पर चलाकर दिखा दिया है। अब अंतिम उपाय के रूप में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत उस राज्य के हाई कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं। सेक्शन 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट को अभूतपूर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं और ये शक्तियां मिसयूज ऑफ प्रोसेस या मिसयूज ऑफ पावर्स को रोकने के लिए होती हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते समय हाई कोर्ट यह देखता है कि कहीं कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए किसी निरपराध व्यक्ति को फंसाया तो नहीं जा रहा है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए किसी वास्तविक अपराधी को छोड़ा तो नहीं जा रहा है। अर्थात हाई कोर्ट यह देखना चाहता है कि प्रोसेस सही तरह से इस्तेमाल की जा रही है, वह किसी एक व्यक्ति के खिलाफ और किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में तो नहीं की जा रही है। सेक्शन 482 सीआरपीसी की शक्तियों का उपयोग करते समय हाई कोर्ट की मुख्य चिंता यह होती है कि ना तो बेगुनाह पकड़ा जाए और ना ही गुनाहगार छूट जाए। ऐसा भी संभव है कि जिस स्टेज पर आप सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट पहुंचे हो उस स्टेज पर यह सुनिश्चित करना आसान ना हो कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। तो ऐसे में हाई कोर्ट अपना निर्णय टाल देता है और आपकी पिटीशन अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी को खारिज कर देता है। लेकिन सेक्शन 482 सीआरपीसी की पिटीशन खारिज हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि आप झूठ बोल रहे हैं या आपका केस कमजोर है। इसका कानूनी मतलब यह होता है कि अभी आपका वह समय नहीं आया जब सही और गलत का निर्णय किया जा सकता हो। अतः ट्रायल पूरा होने का इंतजार करें। लेकिन आप इस दौरान इतना जरूर कर सकते हैं कि जांच अधिकारी और आईओ की गलतियां या कानून के उल्लंघन की बातें कोर्ट को दिखा सकते हैं। ये दिखा सकते हैं कि देखिए साहब, हमने इनसे कहा था कि इन डॉक्यूमेंट्स को ले लीजिए क्योंकि ये हमारे और प्रोसिक्यूटर्स के बीच हुई बातों के सबूत हैं, लेकिन ये ले नहीं रहे हैं। तो इस तरह जिन बातों को आईओ ने जानबूझकर केस को डिस्टॉर्ट करने के लिए बदल दिया हो, आप उनकी ओर कोर्ट का ध्यान दिला सकते हैं और कोर्ट आईओ के लिए, जांच अधिकारी के लिए उचित दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। कोई भी फोटो हो, कोई भी वीडियो हो, ऑडियो हो, डॉक्यूमेंट हो जो वह आईओ केस रिकॉर्ड पर नहीं ले रहा है तो आप कोर्ट से कहकर उसे रिकॉर्ड पर लगवा सकते हैं। अंत में यही कहेंगे कि यदि केस बन ही गया है और झूठा ही बन गया है तो कोई बात नहीं है, प्रलय नहीं हो गई है। आपका साहस और कौशल अब काम आएंगे और अधिकारियों या कोर्ट्स आदि से कहलवा सकते हैं कि वह सही ढंग से केस की जांच करे। आप भी जानते हैं कि झूठे केस की जांच यदि सही और कानूनी रूप से हो जाए
तो आप अवश्य ही विजयी होंगे। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें, क्योंकि आपकी शिक्षा और आपका ज्ञान यही इस लड़ाई में आपके हथियार हैं। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। आओ हम सब मिलकर इस असत्य को, झूठ को, पाखंड को हरा दें। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें। इसकी हर एक वीडियो में आपको झूठे आरोपों के जाल के खिलाफ कुछ न कुछ विशेष बात बताई गई होगी। इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि झूठी शिकायतों के इस इंद्रजाल को मिलकर नष्ट किया जा सके। बहुत लोग हमसे संपर्क करने में हिचकते रहते हैं और इससे उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। मैंने देखा है कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।